हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र का अर्थ समझा था। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो मैंने आपको लोकतंत्र की सीधी सरल परिभाषा बताई थी। जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा है लोकतंत्र शासन में जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। अब मैं लोकतंत्र का आपको सामान्य से थोड़ा सा अर्थ बताती हूँ कि लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है और अंग्रेजी का डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और डेमोक्रेसिया दो शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। अब हम लोकतंत्र की विशेषता पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र की विशेषता में हमने सरल परिभाषा के साथ शुरुआत करेंगे कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव स्वयं करती है। इसमें अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बनकर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतंत्र सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की का मतलब आप समझते हो कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसको उन्होंने उखाड़ फेंका, खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 22 में एक जनमत संग्रह करके उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई। अगस्त 22 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब इस बात पे आप ध्यान देंगे कि अगस्त 22 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क के आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। और ये ऑर्डर के जरिए उन्होंने सरकार को बदला, इस ऑर्डर के जरिए वो राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों मतलब जनरल मुशर्रफ के पास है।
स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र कहने के अनेक ठोस कारण हैं। लोकतंत्र यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। पिछले अध्याय में हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा। इसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब एक और उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र शासन में क्या होता है। चीन की संसद को कवांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद का क्या नाम दिया है? कवांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 22-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसमें संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 193 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नामक की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों के पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यह काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता। लोगों का शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था।
लोगों के चाहने पर भी नहीं, वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 4 में और बातें जानेंगे। थैंक यू।